ब्रेक इज़ ओवर एंड लेट्स गेट बैक टू द मैराथन। आज मैं सोच रही थी कि अब इसी वक्त रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आई न्यू कि अगर ये अभी रिकॉर्ड नहीं होता देन शायद ये 10-15 डेज से डिले हो जाता। सो आई थॉट थोड़ी सी हिम्मत करते एंड लेट्स कंटिन्यू। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, थोड़ा तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसको एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। So, law of diminishing marginal utility. This law was given by H.H. Gaussian. इसीलिए इसको हम गॉसिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि हम जैसे जैसे कंज्यूम ज़्यादा करते जाते हैं उसी हिसाब से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है कंजम्पशन से, तो वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सिंस ये हमारी कंजम्पशन से रिलेटेड लॉ है, इसलिए इसको गॉसिन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द लॉ स्टेट्स? लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम, जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी होनी चाहिए। जब हम किसी सेम कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है, उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। हेयर सक्सेसिव यूनिट मीन्स कि हर एक एडिशनल यूनिट से जब हमें यूटिलिटी मिलती है वो कम होती जाती है, ठीक है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप इसको आपको ज़्यादा अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो देर आर सर्टन assumptions जिनके बेसिस पे ये लॉ ट्रू स्टेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट होती है और ऑर्डिनल मेजरमेंट होती है, ठीक है। ऑर्डिनल मेजरमेंट में हम रैंक प्रेफरेंस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद और कार्डिनल में हम यूटिलिटी को काउंट करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं कि हम पैसे के हिसाब से बता देंगे कि इतने यूटाइल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मतलब अगर आप मान लो 20 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीद रहे हो, से यू आर बाइंग समथिंग फॉर ₹20, तो क्या 20 रुपीज़ के बराबर आपको उसकी सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है आपको? हम उस हिसाब से इसको काउंट करते हैं। हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी जो है मेजर करने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है या नहीं मिली है। जो आप अपने 20 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली वर्थ इट है स्पेंड करने के लिए या फिर नहीं है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो यू आर सेइंग कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हम देख रहे हैं और देयर इज दिस वन, लेट्स से लड्डू, ठीक है, एक मोतीचूर का लड्डू है। नाउ यू आर सेइंग कि अभी आप इसकी कंजम्पशन कर रहे हो, इतना सा छोटा सा, एक ही लड्डू में से इतना छोटा सा पोर्शन खा रहे हो। अब बोल रहे हो अच्छा इसमें से मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, अब मैंने इसी लड्डू का इतना छोटा सा पोर्शन और खाया, इतना छोटा सा, लेकिन मुझे तो सेटिस्फैक्शन में कुछ फ़र्क ही नहीं लग रहा है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर अ रीजनेबल क्वांटिटी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे का पूरा कंज्यूम करना पड़ेगा। एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत छोटी आप करो और फिर आप कह रहे हो नहीं मेरी तो यूटिलिटी में कुछ फ़र्क ही नहीं आ रहा। देन द कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे में आपने खाया फिर 1 घंटे के बाद आके आप दोबारा से खा रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि फिर आपको 1 घंटे के बाद फिर से उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नो, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट तो वो कंजम्पशन सेम टाइम पे होनी चाहिए। एक खाया, उसके बाद दूसरा खाया, तीसरा खाया, फोर्थ वन खाया, तो उससे आपकी सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली फर्स्ट वन की हाईएस्ट होगी, देन इससे कम मिलेगी आपको सेटिस्फैक्शन, है ना। तीसरा आप बोलोगे शायद खा लेना चाहिए। जब आप फोर्थ खाओगे तो फिर आपको याद आएगा कि अच्छा लड्डू खाने के क्या क्या नुकसान भी होते हैं। आपका जो है ये डेंटल डीके हो सकता है, ठीक है, कैविटीज़ बन जाएंगी आपकी, आपका ब्लड शुगर राइज कर सकता है, ठीक है, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आप सोचोगे ओ मेरे फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स। मतलब यू विल देन थिंक अबाउट थिंग्स, ठीक है। नो चेंज इन क्वालिटी। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी आप चेंज कर दो। मान लो आप पहले आप एक इन्फीरियर लड्डू खा रहे थे, लेट्स से दिस वाज मेड इन ऑयल, नाउ दिस वन यू आर ईटिंग, दिस वन इज मेड इन प्रीमियम घी, तो ऑब्वियसली दिस वन वुड टेस्ट बेटर। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला आपको इससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे। सो देयर मस्ट बी नो चेंज इन क्वालिटी एज वेल। देन रैशनल कंज्यूमर, द कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। हु इज़ अ रैशनल कंज्यूमर? रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो मैक्सिमम अपनी सेटिस्फैक्शन को अटेन करना चाहता है, ठीक है। वो हमेशा वही काम करता है जो जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा बेहतरी होती है। अ कंज्यूमर हैज़ टू बी रैशनल इन अ वे दैट ही मेजर्स, कैलकुलेट्स एंड कंपेयर डिफरेंट यूटिलिटीज।
चीज़ उसको पता होना चाहिए, किस चीज़ में मेरा नुकसान है, किस चीज़ में मेरा फ़ायदा है। अब ये नहीं है कि हम बोलेंगे कि कोई इंसान जो है उसको मे बी कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इशू है, और समबडी इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली सैड, तो जब हम बहुत सैड होते हैं या फिर हम बहुत खुश होते हैं तो तब हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो हम नॉर्मल टाइम्स में नहीं करते हैं। तो उस टाइम की जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी उसका इम्पैक्ट हमारे जो होगा साइकोलॉजिकली वो डिफरेंट होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल सिचुएशन। सो द कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, वो अपने डिसीजंस जो है सोच समझ कर लेना चाहिए, ठीक है। देन लेट्स स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पे कब आता है ना? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ बैलेंस। देखो, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ से आप ना इस तरफ मुड़ना चाहोगे ना आप इस तरफ मुड़ना चाहोगे। मतलब आप लाइफ में अपनी किसी एक ऐसी पोजीशन पे हो, ठीक है, लेट्स से अभी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू विल रीच योर इक्विलिब्रियम व्हेन आप एक ऐसी जॉब अटेन कर लोगे जब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे और पढ़ के किसी और बेटर पोस्ट पे चले जाना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ कहाँ आके फंस गया, इससे तो मेरी पहले वाली जॉब ही अच्छी थी। दिस शुड नॉट हैपन। यू विल बी इन इक्विलिब्रियम जब आप एग्जैक्टली सेटिस्फाई होगे, दिस इज़ वेयर आई वॉन्टेड टू बी इन लाइफ एंड टुडे आई एम हेयर। सो वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम। नाउ एक कंज्यूमर जो कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जिस चीज़ों में वो एक्सपेंडिचर अपना स्पेंड कर रहा है, ठीक है, अपनी इनकम का प्रोपोर्शन जहाँ जहाँ स्पेंड कर रहा है, एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब जो भी बंडल्स उसने लिए हैं, मतलब मान लो उसके बास्केट में, दिस इज़ अ बास्केट, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी मंथली ग्रॉसरी बाय कर रहे हो, तो उसके ग्रॉसरी बास्केट में वही सारी कमोडिटीज़ होंगी उतनी क्वांटिटी में जब उनको चेंज करने की ज़रूरत महसूस ना हो, ठीक है। उसको लगेगा कि ये भी मुझे इतना ही चाहिए, ये भी मुझे इतना ही चाहिए, इतने से मेरा काम बन रहा है, तो ये परफेक्ट बास्केट जब बन जाएगी, ठीक है, तो वो उसका स्टेट ऑफ क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब उसकी इनकम जो है लिमिटेड है, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हम कि इनकम जो है वो क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी, फिक्स्ड इनकम है, ठीक है। तो अब जब वो इस स्टेज पे आ जाएगी, उसको लगेगा हाँ मैं खुश हूँ, तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वहाँ पे। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो अप्रोचेस से पढ़ते हैं, ठीक है। अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जहाँ पे हम जो है इसको कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है, जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटाइल्स, मतलब उसको मॉनिटरली हम यहाँ पे मेजर कर पा रहे हैं। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच हम यहाँ पे इसको रैंक जो है अपनी जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, रैंक के हिसाब से हम अपनी डिफरेंट चॉइसेस को रखते हैं इन रैंक प्रेफरेंसेस। So first of all, cardinal approach. Cardinal approach was given by Marshall, Professor Marshall. He's associated with cardinal approach. As per the approach, utility is measured in cardinal numbers known as utiles. So एक consumer है, let's say, ठीक है, he's consuming mangoes, apples and oranges as well. Now when he is consuming mangoes, he's getting 12 utiles of satisfaction. When he is consuming apples, he's getting 10 utiles of satisfaction, and when he is consuming oranges he is getting 8 utiles of satisfaction. यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि इस इंसान को सबसे ज़्यादा मैंगोज पसंद है, फिर उसके बाद उसको एप्पल्स पसंद है, और फिर उसके बाद उसको ऑरेंजेस पसंद है। तो कहने का मतलब है उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो है वो मैंगोज की कंजम्पशन के बाद मिल रही है, ठीक है। नाउ ऑर्डिनल अप्रोच ऑन द अदर हैंड, ऑर्डिनल अप्रोच दी थी हिक्स एंड एलन ने, इन दोनों ने मिलके ये अप्रोच दी थी। ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच का भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, आप उसको आराम से देख सकते हैं इफ़ यू वांट कि मुझे फर्दर इसको अच्छे से समझना है। बाकी मैराथन के हिसाब से दिस वुड बी इनफ। यूटिलिटी इज़ गिवन एज पर रैंक, ऑर्डर और प्रेफरेंस। यहाँ पे हम जैसे अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच में मेजर करेंगे, दिस वॉज इन कार्डिनल अप्रोच की 12 यूटाइल्स, 10 यूटाइल्स और 8 यूटाइल्स। अब यहाँ पे हम जब इसको ऑर्डिनल अप्रोच में करेंगे, देन विल से mangoes are preferred to apples
and apples are preferred to oranges. So this would be in ordinal approach. क्योंकि यहाँ पे आपने सीधा सीधा क्या कर दिया, इनको प्रेफरेंस दे दी, रैंक कर दिया, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. नाउ लेट्स फर्स्ट स्टडी कार्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग सिंगल कमोडिटी अप्रोच. अब देखो जो हमारी कार्डिनल अप्रोच है, अगेन कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ठीक है. हमारी कार्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो अप्रोचेस से देख सकते हैं. एक, जब कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम सिंगल कमोडिटी पे लगा रहा है, वो अप्रोच. और फिर दूसरी अप्रोच है जिसमें हम देखते हैं कि कंज्यूमर जब अपनी इनकम दो कमोडिटीज़ पे लगा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी सिंगल कमोडिटी अप्रोच में कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब और कैसे पहुंचेगा. ठीक है. According to this approach, the consumer will be in equilibrium when marginal utility of good X, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही गुड कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि उस गुड को हमने नाम दे दिया X. सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X इज इक्विवेलेंट टू द प्राइस X ऑफ दैट कमोडिटी. तो इफ दिस कमोडिटी इज मैंगो, ओके, सो द मार्जिनल यूटिलिटी derived from mango is equal to price of mango. If 1 unit of mango is equal to ₹50, तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी जो भी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, लेट्स से 5th यूनिट, तो जब 5th यूनिट ऑफ मैंगो की अगर मार्जिनल यूटिलिटी 50 आ रही है और उसका प्राइस भी 50 है, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा. आई होप आपको समझ आई. एक बार मैं फिर से यहाँ पे बोलती हूँ. देखो, वन कमोडिटी केस में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्स लिया. ठीक है. जो हमारा गुड एक्स था दैट वाज मैंगो, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैंगो की एग्जांपल जो है वो अभी डिस्कस की है. ठीक है. सो जब मैंगो की फर्स्ट यूनिट खा रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दैट इज लेट्स से 120 यूनिट्स. कितनी? 120 यूनिट्स. लेकिन जो प्राइस ऑफ मैंगो है ऑफ 1 यूनिट वो कितना है? 50 रुपीज़ है. तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी इसको मिल रही है इट इज़ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स. ठीक है. इसका मतलब अभी कंज्यूमर क्या करेगा? और मैंगोज कंज्यूम करेगा. ठीक है. नाउ जब वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेगा तो सेकेंड यूनिट से उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है इट इज़ ओनली 80 यूनिट्स. तो अभी भी मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स. हाउ मच इज प्राइस ऑफ एक्स? 50 रुपीज़. नाउ लेट्स से एट थर्ड यूनिट marginal utility derived is equal to 50 utiles और वहीं पे price of x is also 50 utiles. So this will be the point at third unit of consuming his mango, at third mango the consumer will be in equilibrium. Why? Because when the consumer is consuming third mango, the satisfaction he is getting is equal to 50 utiles, whereas the price of mango is also equal to 50 rupees. So marginal utility of x is equal to price of x. Okay. So ये point होगा equilibrium का. I hope समझ आई होगी. If marginal utility is greater than price of x, ठीक है, if marginal utility is greater than price of x, then the consumer is having more satisfaction as compared to price paid. We already discussed this condition. Therefore he goes on buying till the benefit is more than the कॉस्ट. तो जब तक कॉस्ट से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी तब तक वो बाय करता रहेगा. एज अ रिजल्ट मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स. मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी. क्यों? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेगा. जैसे जैसे वो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिलेगी सक्सेसिव यूनिट से वो डिक्रीज होती जाएगी. एंड द कंज्यूमर विल रीच द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. इफ MUX इज स्मॉलर देन प्राइस ऑफ एक्स, अगर अब ये MUX जो है स्मॉलर हो जा रही है प्राइस ऑफ एक्स से, कंज्यूमर इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम. क्यों? लेट्स से अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अब अगर वो 4th यूनिट कंज्यूम करता, 3rd यूनिट पे हम इक्विलिब्रियम पे थे ना, 4th यूनिट पे वो कंज्यूम करता, तो यहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती 30 यूटाइल्स. ठीक है. तो 30 यूटाइल्स, अब प्राइस कितना है? 50 यूटाइल्स है. ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया कितना? 50 रुपीज़ आ गया.
तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ इस स्टेट पे भी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को कम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, वो कम करेगा 3rd यूनिट तक, जहाँ पे वो वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाए. ही विल रिड्यूस द कंजम्पशन टू रेज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टिल MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल, अगर वो ग्रेटर देन एक्स रहेगी तो हम कंजम्पशन उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स नहीं होता तब तक हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे, और दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा. ठीक है. सो दिस स्टेट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ज़्यादा मिल रही है, जब उसने अपने जो प्राइस पे किया है, लेट्स से उसने 50 रुपीज़ पे किए, हमने डिस्कस किया ना 50 रुपीज़ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी यहाँ पे जो है 80 यूनिट्स, 120 यूनिट्स और 80 यूनिट्स भी थी, तो 120 यूनिट्स है, यहाँ पे 80 यूनिट्स है. ठीक है. तो यहाँ पे इसको कितने का सरप्लस हो रहा है, 70 का, और यहाँ पे 30 का. तो इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि कंज्यूमर जितना पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है. मोर सेटिस्फैक्शन, मोर यूटाइल्स इन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्राइस पेड फॉर दोज यूटाइल्स. तो जब यहाँ पे 70 यूटाइल्स की उसको जो है कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है, और यहाँ पे 30 यूटाइल्स का. Now consumer equilibrium in case of two commodities. This was for one commodity. Two commodities में भी it is the same thing. It's just that हम यहाँ पे two commodities को consider कर रहे हैं. You need not complicate it. इससे आपका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, but since it is also a part of the syllabus, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज विल बी इक्वल विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइसेस. सेम चीज़ है यहाँ पे भी, बट हम बस यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों का रेशियो जो है वो बराबर हो जाना चाहिए. ये भी यही बोल रहे हैं कि अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेशियो है दोनों गुड्स का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, marginal utility of y will be equal with respect to their prices. It would be equal with respect to their prices. Following conditions should be satisfied to be in equilibrium. Let's see from this example. ठीक है. When this person is consuming 1 unit, okay, so एक यूनिट जो है दोनों गुड्स की ये कंज्यूम कर रहा है. ओके. तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है गुड एक्स से, दैट इज 20, और गुड वाई से मिल रही है कितनी, 16 यूनिट्स. जब वो सेकेंड यूनिट जो है कंज्यूम कर रहा है तब उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 14 यूनिट्स. ये यहाँ पे कम हुई, और जब वो गुड वाई की सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको 12 यूनिट्स मिल रही है. ठीक है. नाउ जब वो थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो थर्ड यूनिट में उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 12 यूटाइल्स, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, ओनली 8 यूटाइल्स. तो इसका मतलब वो यहाँ पे देखो इन दोनों का मिनिमम जो है वो यहाँ पे आ रहा है 12, यहाँ पे सेकेंड यूनिट से इसको 12 यूटाइल्स मिल रहा था, यहाँ पे इसको थर्ड यूनिट पे 12 यूटाइल्स मिल रहा था. ठीक है. तो इन दोनों का सेम अलग अलग यूनिट्स पे मिल रहा है. अब लेट्स से कि अगर ये कंज्यूमर गुड वाई की भी थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा तो यहाँ पे इसको 12 यूटाइल्स मिलेगा और यहाँ पे इसको 8 यूटाइल्स मिलेगा. नाउ दिस इज ग्रेटर देन दिस, लेकिन हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए. ये क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए. तो ये कहाँ पे होगा, अब इसके लिए कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ठीक है, और कितनी 2 यूनिट्स ऑफ गुड y. तो यहाँ पे भी इसको 12 यूटाइल्स मिलेगा, यहाँ पे भी 12 यूटाइल्स मिलेगा. देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या होगी, 12, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी क्या होगी, 12. द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹5 एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी x एंड y इज ₹1 पर यूनिट. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंज्यूमर की कितनी है, इनकम कितनी है, टोटल 5 रुपीज़ है. अब हमें पता है इनकम क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, और इसको ये सारी की सारी इनकम जो है कहाँ स्पेंड करनी है, इन्हीं 2 गुड्स पे. ठीक है. अब हमने देखा कि दोनों का जो प्राइस है दैट इज ₹1 पर यूनिट. तो इसलिए देखो अब 2 रुपीज़ ये स्पेंड करेगा कहाँ पे, यहाँ पे गुड वाई पे, और 3 रुपीज़ स्पेंड करेगा गुड एक्स पे. उस हिसाब से इसको सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलेगी, बाई 1 इंटू ये प्राइस इसका आ गया 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1. If a consumer consumes 3 units of X and
2 units of y and the marginal utility derived from this combination is equal, therefore consumer will be at equilibrium at this point only, जहाँ पे marginal utility of x upon price of x is equal to marginal utility of y upon price of y। तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर वहाँ पे अपनी कंजम्पशन जो है रोक देगा जहाँ पे उसको यूटिलिटी दोनों गुड से सेम मिल रही हो। वो फिर उस पर डिपेंड करते कि उसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद होगी। जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी उसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, और जो चीज़ उसको थोड़ी कम पसंद होगी रिलेटिवली तो उसकी कंजम्पशन उससे थोड़ी कम ही करेगा, तो उसको उससे सेटिस्फैक्शन जो है थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। अब लेट्स से कि अगर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन जो मतलब ये वाली कंडीशन थी दिस, अगर थर्ड यूनिट वो कंज्यूम करता दोनों की, ठीक है, इट वुड हैव बीन 12/1 एंड 8/1। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, ठीक है, और ना ही वो इस स्टेट पे इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे होगा, जहाँ पे दोनों गुड से उसको सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिल रही होगी। इससे ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, आई होप। नाउ लेट्स कम टू द ऑर्डिनल अप्रोच। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच हम यहाँ पे जो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से जो है मेजर करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट। मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट वाला जो मैराथन का पार्ट था उस वाले पार्ट से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी सेम फील हो रहा होगा। So indifference curve refers to graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. Now what is this saying कि सबसे पहले तो indifference curve again is a graphical representation। ग्राफ पे हम एक representation कर रहे हैं किस चीज़ की, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन से कोई गुड है, ठीक है, लेट्स से मैंगो एंड एप्पल्स, mango and apples. They're saying 6 mango, 2 apple, 6 mango, 5 apples. Wait. 6 mangoes and 5 apples. Then let's say 8 mangoes and 3 apples, or let's say 4 mangoes and 9 apples. So these are all different combinations, but these combinations are such that the consumer is indifferent between them. अब ये कॉम्बिनेशन ले लो, ये कॉम्बिनेशन ले लो, या ये कॉम्बिनेशन ले लो, इन सब से कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं इनडिफरेंस कर्व, कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है इन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को लेकर। सो इनडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे भी 2 गुड्स हम ले रहे हैं, ठीक है। उन 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिनके बीच में कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, ठीक है। सो हेयर इन दिस एग्जाम्पल वी हैव कंसिडर्ड एप्पल्स एंड बनानास। सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1 apple and 15 bananas. The second combination is 2 apples and 10 bananas. Now see, यहाँ पे एप्पल को फर्स्ट से सेकंड यूनिट पे जब हमने लाया, ठीक है, हमें 2 एप्पल्स कंज्यूम करने थे, तो उसके लिए हमें क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा, बनाना की कंजम्पशन सैक्रिफाइस करनी पड़ी फ्रॉम 15 to 10। बट द थिंग इज़ कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन, इन दोनों से कंज्यूमर इक्वली हैप्पी होगा, मतलब उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उतनी एनर्जी मिलेगी। या तो वो 1 एप्पल खा रहा है फिर उसके बदले वो 15 एप्पल्स खाएगा, लेकिन अगर उसको 2 एप्पल्स खाने हैं, सिंस क्या हमारे पास इनकम जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर उसको दूसरा एप्पल भी खरीदना है तो उसके लिए उसको कहीं से तो पैसे निकालने पड़ेंगे। तो वो पैसे वो कहाँ से निकालेगा, बनाना की कंजम्पशन को कम करके निकालेगा, ठीक है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है यहाँ पे कितनी है, 5 है। क्यों, क्योंकि उसको 5 बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन 1 एप्पल। अब आप देखोगे कि ये जो सैक्रिफाइस करने का उसका रेट है ना, ये कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसको ये चीज़ भी तो कंज्यूम करनी है ना, अब वो कम विलिंग होगा कि अब मैंने 2 एप्पल्स ले लिए, अच्छा अगर मुझे 3rd एप्पल चाहिए, तो अब वो यहाँ पे 5 यूनिट्स उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो थोड़े कम यूनिट सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। सो जब वो 2 से 3 पे आ रहा है तो यहाँ पे दिस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेट्स रिड्यूस टू 4, यहाँ पे 3 और
ये 2 पे चला गया है, ठीक है। So all these combinations A, B, C, D and E, A, B, C, D and E, these combinations are such that इनसे कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। इसके डिक्रीजिंग होने की वजह से ही जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो स्लोप है ये इस तरीके से कन्वेक्स बनता है। और हमने जब पीपीसी में पढ़ा था तो वहाँ पे जो मार्जिनल डिमिनिशिंग रेट था वो क्या था, इंक्रीजिंग था। इस वजह से हमारी उसकी पीपीसी की शेप क्या थी, कनकेव थी, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग होने की वजह से इसकी शेप क्या होती है, कन्वेक्स होती है। Shape of indifference curve is convex because of decreasing marginal opportunity cost. The slope of indifference curve is called as marginal rate of substitution. तो ये जो slope किसी भी point पे आप measure करते हो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्यों, क्योंकि जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहे हो तो आपको एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना है ताकि आप दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करो। किसी भी पॉइंट पे देख लो, जब आप यहाँ पे 2 से 3 पे आए तो आपको 10 से 6 पे इसकी कंजम्पशन जो है डिक्रीज करनी पड़ी। जब आप यहाँ पे 3 to 4 एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हो तो 6 से 3 यूनिट्स आपको कंज्यूम करनी पड़ी, कम होगी यहाँ पे भी, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस स्लोप इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि आप एक कमोडिटी को सब्सटीट्यूट कर रहे हो दूसरी कमोडिटी की एक और यूनिट गेन करने के लिए, ठीक है। Now monotonous preference is something that monotonous preference means that a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him higher level of satisfaction. Simply monotonous preference क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर होगा, मैं हूँ, आप हो या कोई भी होगा, वो हमेशा चाहेगा कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिले, राइट, ज़्यादा बेनिफिट मिले या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिलती है हमें, हमेशा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें उस चीज़ से मिलती है जब हम ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो कहने का मतलब है एक कंज्यूमर हमेशा अपना प्रेफरेंस जो है वो मोनोटॉनिक रखता है, यानी कि वो कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जिसमें उसको दोनों कमोडिटीज़ की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर किसी एक कॉम्बिनेशन में किसी एक कमोडिटी की भी आपको कंजम्पशन कम मिल रही है, लेकिन दूसरी जो आपका बंडल है उसमें दोनों कमोडिटीज़ की कंजम्पशन ज़्यादा मिल रही है, मतलब दोनों चीज़ें, एप्पल भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं और बनानास भी ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, तो आप उसमें ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। So that आप हमेशा उसी को चूज करोगे. So that is monotonous preference. In the above example, the consumer will always prefer bundle A over all other bundles because of monotonous preference. तो यहाँ पे इसको लग रहा है कि यहाँ पे दोनों गुड्स मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं. टोटल ओवरऑल क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी है, 16 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे वो 12 यूनिट्स ही कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे वो 9 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे वो 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. बट दिस कॉम्बिनेशन हैज़ द मोस्ट ऑफ इट. दैट इज़ वाई द कंज्यूमर विल tend to choose this combination. Although he is indifferent between all of them, but it's just that it is a concept. Monotonous preference is the concept जो बताता है हमें कि कंज्यूमर हमेशा वो वाला जो बंडल जो है चूज़ करेगा जिसमें दोनों गुड्स जो है वो वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जिसमें दोनों गुड्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू गुड्स. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जब भी आपको एक गुड की कंजम्पशन बढ़ानी है उसके लिए आपको दूसरे गुड की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, राइट. वी ऑलरेडी सॉ दिस. देन द सेकेंड थिंग इज इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. दिस ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या है, डिक्रीजिंग है. जब भी आपको किसी एक जो है आपकी कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन बढ़ानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा यूनिट्स दूसरी कमोडिटी की कम करनी पड़ेंगी उसको सैक्रिफाइस करने के लिए, और आप विलिंग नहीं होगे उसको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए. इसलिए यहाँ पे आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो क्या है, डिमिनिशिंग है. और इस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स होता है. लेट्स से अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग की जगह इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज होने लग जाएगा तो इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या हो जाएगी, कनकेव हो जाएगी, ठीक है. और
चलो बाकी वाले हम केसेस आगे देखेंगे। एक तो हम देखते हैं आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में, देन आई थिंक सब्स्टिट्यूट के केसेस में भी वी हैव, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नाउ दे आर सेइंग कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व था, नाउ देयर इज दिस IC1 इंडिफरेंस कर्व, तो ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना, इसमें कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। पूछो क्यों? अगेन वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनस प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर तो यही प्रेफर करेगा ना। अब यहाँ पे इसको 16 मिल रहा है और यहाँ पे इसको लेट्स से 2.5 मिल रहा है। सी सेम कॉम्बिनेशन है, लेकिन द कंज्यूमर इज़ गेटिंग मोर ऑफ बोथ द गुड्स। तो जो भी हमेशा जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, वहाँ पे आपको हायर अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ कंज्यूम करने को मिलेंगी। तो दैट इज़ वाई द कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर हायर इंडिफरेंस कर्व, और हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो ऐसा क्यों होता है? वी आर सेइंग कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब को लेके कंज्यूमर क्या होता है? इंडिफरेंट होता है, ठीक है। ABCDE इन सब पॉइंट्स पे कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे हमेशा हायर सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब लेट्स से दिस इज IC2, लेकिन ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, IC2। तो अब ये वाले पॉइंट पे हायर सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये वाले पॉइंट पे हायर सेटिस्फैक्शन, ये वाले पॉइंट पे हायर सेटिस्फैक्शन, लेकिन इस वाले पॉइंट पे कम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये तो इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमें सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, ठीक है। सो दिस इज नेवर पॉसिबल, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आ गया हमारा इंडिफरेंस मैप की बात। तो रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ प्लॉट करते हैं, लाइक IC1, IC2, IC3, तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। एंड ऑलवेज IC3 विल यील्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, देन IC2 वुड यील्ड लोअर देन IC3, और उसी तरीके से IC1 पे लोवेस्ट होगी, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच आइदर ऑफ द एक्सिस, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आई थिंक ऐड नहीं होना चाहिए, बट इंडिफरेंस एक हम कह सकते हैं कि क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप इज सिंपली बंडल्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच आइदर ऑफ द एक्सिस। क्यों? अब मान लो इंडिफरेंस कर्व अगर किसी एक एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे कंजम्पशन जो है वो 0 हो गई। लेट्स से गुड X है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुड की कंजम्पशन क्या होगी? 0 होगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। हमेशा इंडिफरेंस कर्व में हमें क्या करना है कि वी आर सीइंग कि जो दो गुड्स हैं उनके बीच का हमारा कॉम्बिनेशन है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने तो एजम्पशन में ही देखा है कि कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है। अगर किसी भी एक्सिस पे वो टच कर जाएगा, दैट मीन्स एक गुड की कंजम्पशन 0 है और दूसरे सारी की सारी जो इनकम है वो दूसरे गुड के कंजम्पशन में जा रहा है, जो हमें नहीं करना है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व वुड नेवर टच आइदर ऑफ द एक्सिस। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द इंडिफरेंस कर्व विल बी एल शेप्ड। अब मान लो हम जो गुड्स देख रहे हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। गुड X एंड गुड Y आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इस केस में क्या होगा, हमें जो इंडिफरेंस कर्व मिलेगा वो एल शेप का मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो जितनी आप इसकी कंजम्पशन करोगे, Y की कंजम्पशन करोगे, उतनी कंजम्पशन तो आपको X की भी चाहिए होगी। और लेट्स से इन केस आप जो है गुड Y है उसकी 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका आप क्या करोगे? दोनों गुड्स जो है इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी तो आपको कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगी ही नहीं ना। तो इसलिए हमेशा जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उस केस में यहाँ पे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा एल शेप होता है, जो हमें बताता है कि दोनों की जो है इक्वल जो है कंजम्पशन हम कर रहे हैं। नाउ इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स द इंडिफरेंस कर्व वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से अगर दोनों गुड्स क्या हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो वहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। वाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सिंस आप दोनों गुड्स को लेके इंडिफरेंट हो, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक को भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे को भी बराबर यूज़ कर सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे प्राइस जो है वो ऑलरेडी सेम है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगा। ये यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। So in case of perfect substitute, indifference curve would be a straight line. Now let's come to another concept. हमने समझो पूरा चैप्टर यहाँ पे लगभग 2 चैप्टर्स हमने ख़त्म कर लिए हैं इन 34 मिनट्स, और यही अगर हम सिंगल वीडियो में पढ़ते तो ये 2 आवर्स में ख़त्म होते। Elasticity of demand is another very important concept. Elasticity of demand is defined as responsiveness of quantity demand of goods to the change in price, income and price of related goods. So पहले मैं आपको इसको बहुत बेसिक से हिसाब से बता देती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किसको कहते हैं? देखो, जो भी चीज़ें हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, उन किसी भी चीज़ की वजह से, आपका प्राइस हो गया, आपकी इनकम होगी, उन सब के चेंज होने की वजह से किसी भी गुड की डिमांड पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, उसको हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है। लेट्स से कि कोई एक पर्टिकुलर गुड है, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट टू बी मेडिसिन्स, ठीक है, आपके मेडिसिन हैं। अब मेडिसिन आर समथिंग कि आप कभी ऐसे किसी वजह से खाते हो कि मतलब आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, और यू नो मेडिसिन आर जनरली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और हेल्थ पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेट्स से कि अगर मेडिसिन का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तब भी क्या आप अपनी मेडिसिन की क्वांटिटी कम करोगे? नहीं करोगे। आपकी इनकम जो है वो कम हो जाती है, आप जॉब शिफ्ट करते हो और इनिशियली आपकी जो इनकम है वो कम हो गई है, लेकिन जो आपका एक्सपेंस मेडिसिन पे था, क्या आप कभी वो कम करोगे? नहीं करोगे, आप किसी और जगह से उसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे, ठीक है। लेट्स से मार्केट में इनफैक्ट लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि मेडिसिन से आपकी, हमें पता है कि ये जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड मेडिसिन भी आती हैं, इसके अराउंड भी पीपल आर सेइंग कि ये लेस इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, दे आर अवेलेबल एट अ वेरी चीपर रेट, बट इवन देन लोग जो हैं वो जो थोड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं, ठीक है, ऑन द जिनका प्राइस जो है हायर एंड पे है, लेकिन वो कंपनी की मेडिसिन से, एंड दे आर थॉट टू बी मोर इफेक्टिव, उन्हीं को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। वहाँ पे उनकी डिमांड तब भी बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं हो रही है, इट माइट चेंज बट वेरी लिटिल। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे बोलेंगे कि इलास्टिसिटी बहुत कम है। आप समझ रहे हो व्हाट इज़ एक्चुअली इलास्टिसिटी, कि यहाँ पे हमारी डिमांड जो है किसी भी फैक्टर की वजह से, जो भी फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, किसी भी फैक्टर की वजह से कितनी अफेक्ट हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हम उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करते हैं। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स, की जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स है उसमें कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कितनी चेंज हो रही है टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है for a particular commodity with respect to percentage change in any of the factor affecting demand for that commodity। कोई भी फैक्टर जो उस कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है, और उसके मुकाबले में उसकी क्वांटिटी डिमांड जो हो रही थी उसमें एक्चुअली कितने परसेंट चेंज आया है। सो दिस इज द फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम 3 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम मेजर करते हैं। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो देखती है कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना फ़र्क पड़ रहा है, इज़ इट मोर इलास्टिक, इज़ इट इन इलास्टिक, इज़ इट यूनिटरी इलास्टिक, वो सब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज होती हैं। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर आपकी इनकम चेंज हो रही है उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर गुड पे की डिमांड पे कितना असर पड़ रहा है। देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम देखते हैं कि एक सब्सटीट्यूट जो है उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी जो डिमांड है उस गुड की, सब्सटीट्यूट गुड की, वो कितनी इफेक्ट हो रही है। एडवर्टीजिंग और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स जस्ट लाइक अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गुड है उसमें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, विच एक्चुअली हैपन्स, कि मान लो आप किसी भी चीज़ की देखोगे, जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। सो इफ़ देर इज़ सम कमोडिटी जिसकी एडवर्टीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी बढ़ रही है, ठीक है। मे बी देर माइट बी
सम कमोडिटी आप उसकी जितनी मर्जी प्रमोशन कर लो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, तो वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन कोई ऐसी कमोडिटी जिसकी आप मान लो कोई सुपरस्टार जो है उसको साथ में लेके घूम रहे होते हैं, पहले ट्रेंड्स जैसे हमारे चलते रहते हैं, टम्बलर्स का ट्रेंड था, नाउ ये जो ब्लेंडर्स है इसका ट्रेंड आ रहा है, उससे पहले देयर वाज दिस डॉल, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, उसका ट्रेंड आया था। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब क्या है, प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग जो है वो टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिमांड जो है बढ़ाते हैं। सो दिस इज़ ऑल कंज्यूमरिज्म। तो हम जान के जो है दिखाते हैं फैंसी बनने के लिए, ट्रेंडी बनने के लिए, और उसकी वजह से हमारा जो पॉकेट होता है दैट गेट्स ड्रेन्ड। First of all is the price elasticity of demand. Price elasticity of demand measures the responsiveness of change in quantity demanded with respect to percentage change in price. ठीक है। Now let's see degrees of elasticity of demand. First of all is the moderate or unitary elasticity of demand, which measures elasticity of demand is equal to 1. That means let's say अगर किसी चीज़ का प्राइस जो है 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो 20% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 20% डिक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड में भी। तो ये क्या होगी हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हाई इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इट इज़ ग्रेटर देन 1। कहने का क्या मतलब है, लेट्स से अगर यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आया है, 5% इंक्रीज हुआ है किसमें, प्राइस में 5% इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अराउंड 15 to 20% डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाएगी। देन इट इज़ high elasticity or relatively elasticity of demand. Then we are studying inelastic demand or less elastic demand. तो यहाँ पे elasticity of demand जो होती है it is less than 1। कहने का मतलब है कि अगर प्राइस में यहाँ पे लेट से अगर प्राइस में 5% जो है वो चेंज आया है, ठीक है, 5% प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड भी जो है वो कम होगी, लेकिन इट वुड बी 3% और 2%। ठीक है, देन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो होती है हमारी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ज़ीरो रहती है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे लेट से प्राइस जो है वो 10% जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 10% भी आपका प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़ीरो ही रहेगी। वो उस केस में भी लोग उसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी है दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है हमारी। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है कि अगर यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो 1% भी चेंज होगा, ठीक है, 1% भी अगर आप प्राइस चेंज करोगे तो यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत खतरनाक तरीके से इफेक्ट हो सकती है, वो इन्फिनिटी तक भी जो है उसमें डिक्लाइन आ सकता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी, उसके बाद आपकी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं रहेगा, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए या फिर आपकी इनकम कितनी भी चेंज हो जाए, क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी भी चेंज हो जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है आपके प्राइस में, आपकी इनकम में या फिर आपके जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइसेस में, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड पे। ये जो बीच के दो आगे रिलेटिवली इलास्टिक और लेस इलास्टिक, ये इन्हीं की डिग्रीज है, इनसे थोड़ा सा कम। एंड देन यूनिटरी इलास्टिक की जितना परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में, इनकम में, तो उतना ही परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपके क्वांटिटी डिमांडेड में भी। ओके, सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ऑलरेडी मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन कर लिया है। अब इसको वन गो में, वन शॉट में ऐसे देख लेते हैं 2 मिनट्स के अंदर अंदर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी व्हेन द चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी डिमांड भी आपकी चेंज होगी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो हमारा स्लोप आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर, प्लीज़ एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा ना हर एक पॉइंट पे वो सेम रहेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो स्लोप भी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
शेप ऑफ डिमांड कर्व, तो शेप ऑफ डिमांड कर्व यहाँ पे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वो क्या रहेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगी। हाई इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक, तो हाई इलास्टिक जब रहेगा व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है, प्राइस में थोड़ा चेंज आया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया, तो वहाँ पे हमारा जो स्लोप होता है ये रिलेटिवली थोड़ा सा फ्लैट दिखेगा, आपको स्टीप नहीं मिलेगा। ये फ्लैट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा चेंज भी होगा, तो देखो यहाँ पे प्राइस चेंज इतना हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस चेंज थोड़ा यहाँ पे कम हुआ था लेकिन क्वांटिटी डिमांड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे क्या होगा, स्टीप कर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो है थोड़ा सा चेंज आया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में उससे भी कम चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीप स्लोप होगा, तो इन इलास्टिक में स्टीप होता है, इलास्टिक में क्या होता है, थोड़ा रिलेटिवली फ्लैट होता है, और यूनिटरी इलास्टिक में इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बचे दो, एक आ गया हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमें पता है जब कोई भी चेंज नहीं होता है क्वांटिटी डिमांड में, प्राइस जितना भी चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। वहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारी क्वांटिटी तो सेम रह रही है, आप प्राइस देखो, आप P1 रखो, P2 रखो, P3 रखो, कुछ भी प्राइस रखो, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा आपकी सेम रहेगी। हमें इतनी ही क्वांटिटी चाहिए है तो लोग उसको डिमांड करेंगे ही करेंगे, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, ठीक है। नाउ कम्स लास्ट वन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीजेस टू एनी एक्सटेंट, ठीक है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है विदाउट एनी चेंज और अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा भी चेंज होगा अगर प्राइस में तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, इट इज़ द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्योंकि देखो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, लेट्स से यहाँ पे तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा जो है, या तो इंक्रीज, ये डिपेंड करता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा उसी हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बड़ी क्वांटिटी से चेंज हो जाती है। देयरफॉर डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दीज आर ऑल द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारी यूनिटरी आ गई, ये हमारे ये हमारी आ गई परफेक्टली इन इलास्टिक, ये आ गई हमारी परफेक्टली इलास्टिक, ये आ गई हमारी यूनिटरी इलास्टिक, ये स्टीप है तो ये आ गई इन इलास्टिक, और ये थोड़ा फ्लैट है तो ये हमारी आ गई इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे आप मेरी वीडियो स्टॉप करके और फिर इसको खुद से एनालाइज करके अपने दिमाग में इसको आप स्टोर कर लो, उस तरीके से इट विल बी ईजी फॉर यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। अगर किसी चीज़ के क्लोज सब्सटीट्यूट्स कम होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो लेस इलास्टिक होगा, क्यों, क्योंकि फिर लोगों को वो कंज्यूम करने हैं। अगर लेट्स से किसी चीज़ के ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स है ना, तो अगर प्राइस में चेंज आता भी है तो लोग जो है वो एकदम अपनी डिमांड जो है शिफ्ट कर देंगे दूसरे प्रोडक्ट पे। तो जहाँ पे भी ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर फ्यूअर सब्सटीट्यूट्स होंगे तो लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है, आप कितनी प्रपोर्शन स्पेंड कर रहे हो। अगर आपकी इनकम का बहुत स्मॉल प्रपोर्शन स्पेंड हो रहा है उस पर, ठीक है, स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इनकम, तो यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से अगर एक नीडल है, ठीक है, वो आपको 1 रुपीज़ की मिल रही है, अब वो नीडल 2 रुपीज़ की हो रही है, तब भी आप उतनी ही नीडल्स खरीदोगे ना जितनी आप पिछले मंथ खरीद रहे थे। क्या फ़र्क पड़ता है एक 1 रुपी चेंज होने से, नथिंग। सो उस हिसाब से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है किसी गुड का, लेट्स से इफ़ योर इनकम इज़ 80,000, अगेन हमने जैसे रेंट की एग्जांपल ली थी लास्ट वाली वीडियो में, तो वो 10,000 से अगर 20,000 हो जाएगा। नाउ 10,000 इज़ प्रपोर्शन अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ ग्रेट प्रपोर्शन आपकी इनकम के हिसाब से। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इलास्टिसिटी वुड बी हायर। टाइम पीरियड, डिमांड इज मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन, इन केस ऑफ अर्जेंसी डिमांड इज लेस इलास्टिक। अगर हमें
अर्जेंसी पड़ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है या फिर इन इलास्टिक होती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो डिमांड जो है वो ज़्यादातर इलास्टिक रहती है। अब मान लो ज़रूरत, अगर ज़रूरी कोई चीज़ हमें लेनी है, किसी वक्त इमरजेंसी पड़ गई है, तो इमरजेंसी के टाइम हम प्राइस नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे, फिर हम 10 ऑप्शंस देखेंगे, हम ऑनलाइन देखेंगे इस वाले प्लेटफॉर्म पे इतने का मिल रहा है, इस वाले प्लेटफॉर्म पे इतने का मिल रहा है, तो हम उस हिसाब से डिमांड जो है अपनी डिसाइड करेंगे। Now use of product. The price elasticity of demand would be higher for those products which have large number of users. ठीक है, तो uses, अगर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होगी, हायर होगी। लेकिन अगर उसके कम यूज़ हैं तो फिर ज़्यादा फ़र्क उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे नहीं पड़ेगा। नाउ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है कि आपकी इनकम जब चेंज होगी तो उसके प्रोपोर्शन में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी चेंज होगी, ठीक है। विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम सिंपल देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। जो दूसरा सब्सटीट्यूट है उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है दूसरे प्रोडक्ट की, उसी सब्सटीट्यूट की, वो कितनी होगी। लेट्स से जैसे डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी गोज अप। अगर कॉफ़ी जो है वो बहुत महंगी हो रही है, जैसे कॉफ़ी का एक पैकेट 500 का मिल रहा है, ठीक है, आपको कॉफ़ी का बॉक्स जो है आप 500 का खरीद, अब एकदम अगर 500 से 1000 चला जाएगा, ठीक है, सो यू वुड थिंक अबाउट इट। अब आप सोचोगे कि चलो यार आई विल कंज्यूम टी ओनली, तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टी क्या है, हाई है, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस चेंज होने की वजह से आपने टी की डिमांड जो है वो ज़्यादा कर ली, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप डिमांड बढ़ा ली आपने इसलिए हाई है। लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस जो है वो 1500 भी हो जाता तब भी लोग ज़्यादा कॉफ़ी ही कंज्यूम करते, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी इज फॉर टी इज लो, ठीक है। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। वाई, क्योंकि मान लो अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों एक साथ यूज होते हैं, तो अगर आप एक कोई गुड अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है, या लेट्स से कि मिल्क एंड शुगर, ठीक है, मिल्क एंड शुगर, आपको यहाँ पे हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ चाय बनानी है, ठीक है, वी आर नॉट पुटिंग मिल्क टू अदर यूजेस, ठीक है, और वी आर नॉट पुटिंग शुगर टू अदर यूजेस। तो अगर मिल्क का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, या मिल्क का प्राइस कम हो रहा है, लेट्स से आपको 40 रुपये का मिल रहा है, लेकिन शुगर तो आपके पास उतनी ही है, तो क्या आप उसको ज़्यादा खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, बिकॉज यू नो कि मुझे चीनी भी जितनी चाहिए वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी फिर, लेकिन उसका प्राइस तो उतना ही है। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। When cross elasticity is more than 0, goods are substitutes, ठीक है, और क्रॉस इलास्टिसिटी इज लेस देन 0 तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। लेकिन अगर क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 है तो वो अनरिलेटेड गुड्स है, फिर उन दोनों गुड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एडवर्टीजिंग और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जस्ट दैट कि आप किसी गुड की जितनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। Now let's come to the next chapter which is production function. Production function में दोनों हम law of variable proportion डिस्कस करेंगे और फिर returns to scale डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम ये वाला जो मैराथन है अपना वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आई होप आप अभी तक मेरे साथ फॉलो कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग अंटिल नाउ आई वुड से थैंक यू ऑल्सो, क्योंकि मतलब इफ़ समबडी इज़ पुटिंग सो मच एफर्ट, उतना एफर्ट डालने के बाद भी इट्स एक्चुअली टायरिंग, मतलब इतना लगातार, दैट टू इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट। अगर मतलब कोई रोज़ रोज़ कोई काम कर रहा होता है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट, एंड अगेन यू नो माई टाइम इज़ ऑल्सो प्रेशियस, आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, बट उसके बाद भी इफ़ आई एम कमिंग हेयर, कमिट होके अगर मैं एक चीज़ जो है वो कर रही हूँ आपके लिए, बट देन यू नॉट वॉचिंग इट, सो आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो समहाउ ये मुझे डिस्करेज करता है। सो इफ़ यू वॉचिंग अंटिल नाउ, थैंक यू सो मच। प्रोडक्शन फंक्शन, so what is actually production? So what exactly is product? Product क्या है, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे भी हम देखो, इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं ना, हम डिमांड मेजर कर रहे हैं, हम सप्लाई मेजर कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन मेजर कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइम पीरियड है ना उसको आप ध्यान में लेके चलो। सो प्रोडक्शन हम मंथ की देख रहे हैं या फिर हम जो है एनुअली देख रहे हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। सो जितने भी वॉल्यूम ऑफ गुड्स है वो प्रोड्यूस हुए हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं बाय अ फर्म, वो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, वो उसका प्रोडक्शन होगा ना। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कि आपने इनपुट कितना लगाया, लेट्स से लेबर कितना लगाया, कैपिटल कितना लगाया, और उसके बदले आपकी आउटपुट कितनी आई है। अगर आप लेबर कितना इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, या आप कैपिटल अपना कितना इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका आउटपुट कितना इंक्रीज होगा। ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमारे प्रोडक्शन फंक्शन से पता चलता है। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है हम शॉर्ट रन में भी देखते हैं और लॉन्ग रन में भी देखते हैं। शॉर्ट रन, what is short run? In short run, output can be changed by changing variable factors while fixed factors are constant. Short run हम देखते हैं मे बी 1 year, 2 और 3 years. Now जब हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस 1, 2 या 3 years में देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2-3 साल में अगर आपका कोई यूनिट है, अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मे बी अगर छोटी मोटी कोई मशीनरी है, तो अगर आपके पास एक मशीन थी, ठीक है, लेट्स से स्विंग मशीन थी, तो एक स्विंग मशीन थी तो आप दूसरी स्विंग मशीन लाके एक और एम्प्लॉय भी ला सकते हो। लेकिन आप पूरे का पूरा यूनिट 1-2 साल में नया लैंड खरीद के पूरे नया यूनिट जो है इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो शॉर्ट रन में क्या होता है, इन शॉर्ट रन आउटपुट कैन बी चेंज, हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स सच एज रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा कैन बी चेंज। इन सब चीज़ों को आप चेंज करके अपना आउटपुट जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, या इन केस आपको लॉस हो रहा है तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपना आउटपुट जो है वो कम कर दोगे। आउटपुट कैसे कम करोगे, आप अपना मे बी आप लेबर कट कर दोगे, या फिर आपका जो रॉ मटेरियल ला रहे थे आप वो कम कर दोगे लाना, ठीक है। But in the long run refers to a period in which output can be changed by changing all factors of production. आप सारे factors of production जो है वो change कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर आप अर्लियर जो है एक साल में आप 1000 यूनिट्स किसी चीज़ की प्रोड्यूस कर रहे थे, बट अब आपको 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो मे बी आप पूरे का पूरा एक और अपना फैक्ट्री आउटलेट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो दैट इज़ पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन द लॉन्ग रन। तो हम शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन जो है वो अलग लॉज से देखेंगे, और लॉन्ग रन में जो हमारी प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसका लॉ जो है वो हम अलग से देखेंगे। नाउ प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में? इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में आपको पता है कि सप्लाई आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट रन में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो हमारे डिमांड से होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई डिमांड ज़्यादा कर रहा है दैट मीन्स पीपल विल बी विलिंग टू पे मोर अमाउंट, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब सिंस सप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और डिमांड बढ़ गई है तो उस केस में प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब लॉन्ग रन में जब प्रोड्यूसर्स को पता चलेगा कि अच्छा डिमांड तो ज़्यादा है इस चीज़ की और प्राइस भी ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और जब वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उस प्रोसेस में इवेंचुअली सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिर प्राइसेस जो हैं वापस से नीचे आ जाएंगे टू इक्विलिब्रियम लेवल। तो शॉर्ट रन में तो डिमांड जो है वो इफेक्ट करती है प्राइस को, कि प्राइस डिटर्मिनेशन किसके बेसिस पे होता है, डिमांड के बेसिस पे, क्योंकि हम सप्लाई को बहुत जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन में बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्लेज इक्वल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज बोथ कैन बी इंक्रीज। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लॉन्ग रन में हम सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है।
सो फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो सेम रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, या फिर जो आउटपुट, अगर आपको जितनी आउटपुट बढ़ानी है उतने आप वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ा सकते हो, आउटपुट कम करनी है तो वेरिएबल फैक्टर भी कम कर सकते हो। Product again is the volume of goods produced by a firm during a period of time. Now what is total product? Total product refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time. एक साल में एक फर्म कितने quantity of goods produce कर रही है वो हमें दे देगा हमारा total product. What is average product? It refers to the output per unit of variable input. ठीक है, अगर आपके पास let's say 100 employees हैं, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज़ हैं आपके, तो 100 एम्प्लॉयज़ में हम देखेंगे कि एक एम्प्लॉय कितना जो है आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमें किससे पता चलेगा? एवरेज प्रोडक्ट से, ठीक है। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, जितना आप वेरिएबल इनपुट लगा रहे हो उसके हिसाब से कितना कितना जो है आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। देन मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशनल टू टोटल आउटपुट व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड। नाउ लेट्स से 100 एम्प्लॉयज़ थे आपके, तो आप 1000 यूनिट्स जो है वो बना रहे थे। नाउ लेट्स से आपने अपना लेबर जो है वो इंक्रीज कर दिया, नाउ यू हैव 101 एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 1100। तो ये जो 100 है ना आपका, दिस विल बी योर मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट किसकी वजह से है? जो एडिशनल लेबर यहाँ पे आपने एम्प्लॉय किया। आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी ये आप इसको टेक्निकल टर्म्स में देख सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है हमारा, दैट इज़ गवर्नड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें हम देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ पे होगा और कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ पे एक प्रोड्यूसर जो ऑप्टिमल प्रोड्यूसर होगा, जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा, वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप कर देगा यहाँ, या फिर जहाँ पे उस प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट करता है शॉर्ट रन में। दिस लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये जो लॉ है हमारा प्रोडक्शन फील्ड में ही हम जो है चलता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंजम्पशन फील्ड, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जब हम एक इनपुट की क्वांटिटी को चेंज करते हैं, ठीक है, एक इनपुट को, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। नाउ किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में देर आर डिफरेंट इनपुट्स यूज्ड, ठीक है, अलग अलग इनपुट्स यूज हैं, लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम कह रहे हैं बाकी सारे इनपुट्स की क्वांटिटी को फिक्स रखेंगे, खाली एक इनपुट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, तो तब जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि आपने अपने इनपुट को इंक्रीज किया है, तो ऑब्वियसली जब आपने इंक्रीज किया है तो उसकी वजह से आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये आउटपुट इनिशियली आपका, यू हैव टू रिमेंबर, इनिशियली मतलब शुरू में आपका इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद ये क्या होगा? देन एट डिमिनिशिंग रेट, फिर अभी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली जो है ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एक उसके बाद एक ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे ये इंक्रीज होना बंद कर देगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब हम कोई भी इनपुट बढ़ाते हैं, कोई एक इनपुट बढ़ाते हैं, कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स फिक्स्ड, उस एक इनपुट के बढ़ने की वजह से हमारी जो टोटल आउटपुट होती है वो शुरू में इंक्रीज होती है, स्टार्टिंग में जब वो इंक्रीज होती है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज होती है लेकिन इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर वो मैक्सिमम पे पहुंचती है, और फाइनली उसके बाद अगर आप फिर से उसी सेम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स फिक्स्ड, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स फिक्स्ड, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो फॉल होने लगेगा। इसके रीजंस हम आराम से देखेंगे। लेट्स सी ये टेबल जो है वो क्या कह रहा है, देयर सिंग फिक्स्ड फैक्टर जो है लैंड है। लेट्स से आपकी लैंड जो है 1 कनाल आपके पास लैंड है, वहाँ पे आपका कोई यूनिट लगा है। नाउ वेरिएबल फैक्टर हमने कंसिडर किया है यहाँ पे लेबर। जब आपने एक लेबर लगाया था तो आपका टोटल प्रोडक्ट उस लैंड पे कितना आ रहा था कि
10 आ रहा था, ठीक है। जब आपने इसी वेरिएबल फैक्टर को लेबर को इंक्रीज किया 2, नाउ देयर मस्ट बी अदर इनपुट्स ऑल्सो, ठीक है, अदर वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं लेकिन उनको हमें फिक्स्ड रखना है, ठीक है। जब आपने इसको 1 से 2 पे किया तो यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट एकदम इंक्रीज हुआ। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट जो सेकंड लेबर का था वो कितना आया, 20 आया, 10 से 30 पे हम चलेंगे अब, ठीक है। ये आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ 10 से 30। नाउ जब आपका वेरिएबल फैक्टर सेकंड से आप थर्ड इसको इंक्रीज कर रहे हो ना, अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। अब 30 से 45 आया, यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो यहाँ पे 20 यूनिट्स का इंक्रीज था, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 20 था, लेकिन यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 15 आया खाली। नाउ जब आप थर्ड से फोर्थ यूनिट पे जाओगे, ठीक है, एक और आपने लेबर जो है एक और इंक्लूड किया तो यहाँ पे ये 45 से 52 पे आपका टोटल प्रोडक्ट पहुँच गया। अब देखो यहाँ पे ये जो गैप है ये और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, अभी भी इंक्रीज कर रहा है, 45 से 52 पे गया है, लेकिन ये खाली 7 यूनिट से जो आपका प्रोडक्ट जो है वो बढ़ा है। नाउ लेट्स से आप एक और लेबर जो है वो इंक्रीज करोगे, 4 से 5 पे चले जाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका टोटल प्रोडक्ट 52 ही रहा, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हुआ है। मतलब आप मैक्सिमम जो था आपका वो कितना था, 52 था। अब इस पॉइंट पे अगर आप 6th लेबर नया एम्प्लॉय करोगे तो यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगेगा। इसके जो भी रीजंस है वो हम आगे देखेंगे। एक सिंपल सा रीज़न ये है, देखो जब आप ओवर क्राउडिंग हो जाती है किसी भी जगह में, तो जब ओवर क्राउडिंग होगी, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, क्लिंजीनेस आएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, उस सब की वजह से हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन में एक्चुअली रिडक्शन आ जाए। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट -4 आ गया, क्योंकि ये जो 6th आपका लेबर था ये एक्चुअली कुछ भी एडिशन नहीं कर रहा है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में। इनफैक्ट इसको एम्प्लॉय करने की वजह से आपका जो टोटल प्रोडक्शन था वो क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। इन द सेम वे इस टेबल में भी यही है, जब आप सेकेंड यूनिट पे एम्प्लॉय कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो है टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो गया है टू 30, और ये मैक्सिमम था ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जब टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, जिस पॉइंट तक आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम रहता है। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है। इसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इसी पॉइंट पे जो आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। Now there are 3 stages of law of variable proportion. The stage first हमारी जो है increasing returns to factor. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जब आप जो है अपना वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हो, लेट्स से आप लेबर इंक्रीज करोगे तो एक लेबर एम्प्लॉय करने की वजह से आपका जो टोटल फैक्टर है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस फेज टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज। दिस इज द स्टेज फर्स्ट। ये क्या है, आपकी स्टेज फर्स्ट है। यहाँ पे देखो आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, आपका एमपी भी इंक्रीज हो रहा है और आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ स्टेज सेकंड इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट इंक्रीज हो रहा है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब जब आप हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है एम्प्लॉय कर रहे हो उसकी वजह से जो आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो, रिलेटिवली फर्स्ट वाले यूनिट से जो है वो कम इंक्रीज हो रहा है। तो इस वाले स्टेज को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो आपका ये वाला जो स्टेट है, दिस स्टेज, ये क्या होगा, आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होगा यहाँ तक, जब तक आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुँचता है। और ये वाला फेज आपका स्टेज थर्ड है। यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट, अगर इसके बाद भी आप अपना लेबर इंक्रीज करते जाओगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, फॉल करने लगेगा। टोटल प्रोडक्ट आपका फॉल करने लगेगा और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। Stage third, negative returns to factor. In this phase, TP decreases and MP becomes negative. यहाँ पे आपका marginal product जो है वो negative हो जाएगा।
इन्फ्लेक्शन इज चेंज इन कर्वेचर ऑफ टीपी, जहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्ट है देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. नाउ व्हाट वर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. मैंने आपको कहा था रीजंस हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, वहाँ पे जो हमारी स्टेज फर्स्ट है, वहाँ पे क्यों हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं. क्यों? क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर हो रही है. ठीक है, क्योंकि आपके पास लैंड 1 कैनाल थी, लेकिन पहले आपके पास वहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स हो रहा था आपके पास, क्योंकि आपके पास लेबर कम थी. अब आपने एक और लेबर एम्प्लॉय कर लिया है, तो वो उसी सेम फिक्स्ड फैक्टर पे और ज़्यादा काम हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर मिल रहे हैं. देन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. एक इंसान के सर पे बहुत सारा बोझ था, उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी. जब आपने 2 लोग एम्प्लॉय कर दिए तो काम डिवाइड हो गया. जब काम डिवाइड हुआ तो वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम करने लगे, इसलिए इंक्रीज एफिशिएंसी होने की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हमें मिलता है. देन रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. डिमिनिशिंग रिटर्न्स के लिए क्या रीज़न है कि अब देखो यहाँ पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो गया है. लेट्स से 1 कैनाल ऑफ लैंड थी, एक कैनाल में जो है अराउंड 4 लेबर जो हैं वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं. मतलब जब एक कनाल में 4 लोग जो है काम कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल के लाएंगे. और अब यहाँ पे जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं. कहने का मतलब है कि पहले अब मान लो यहाँ पे आपका कोई फिक्स्ड फैक्टर जो है वो कोई मशीनरी है. आप अभी मशीनरी जो है नई जो मशीनरी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप ज़्यादा लेबर का जो है यूज़ कर रहे थे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. लेकिन जब आपने 4 अपने यूनिट्स ऑफ लेबर जो है एम्प्लॉय कर लिए, इसके बाद अगर आप 5th यूनिट लाओगे भी ना तो उससे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब वो आपका जो फिक्स्ड फैक्टर जो आपकी मशीन है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो है वो मिलने लगते हैं. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. लिमिटेशंस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर को जो है आप ओवर यूटिलाइज करने लग जाओगे. ठीक है, और उसके बाद पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स. जब यहाँ पे क्राउडिंग हो जाएगी तो उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो खराब हो जाएगी, इसकी वजह से भी यहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर मिलते हैं. और व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल लेबर इज इक्वल टू 0. मतलब अगर आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ थे पहले, ठीक है 5 एम्प्लॉयज़ थे, 5 एम्प्लॉयज़ से आप 6 एम्प्लॉय पे आए, तो अगर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी तो यहाँ पे 6 लेबर एम्प्लॉय करने के बाद भी आपकी 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं. देन ये जो आपने इस लेबर को एम्प्लॉय किया है ना, इट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसकी वजह से टोटल आउटपुट में तो चेंज ही नहीं आ पा रहा है कोई भी. देन दिस इज called as disguised unemployment. Now what is the relationship between TP and MP? As long as total product increases, marginal product also increases. ठीक है, as long as total product increases at an increasing rate, at an increasing rate. जब तक हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा at an increasing rate, तब तक हमारा C दिस वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट, तब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है. जैसे ही हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना शुरू करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करने लगेगा. दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप. थर्ड थिंग इज जब हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम पे पहुंचेगा. सी ये ऐसे ही नहीं मैं बोल रही हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको ये डायग्राम देख के ये याद रखना है, ये रिलेशनशिप पे भी आपको क्वेश्चन जो है आ सकता है. जब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पे होगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और जब आपका टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू फॉल, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, यही सब लिखा होगा नीचे. When TP increases at diminishing rate, MP decreases. When TP reaches maximum point, MP will be 0. When TP starts decreasing, MP will be negative. Now let's also see relationship between average product and marginal product. जब तक marginal product is more than average product, तो average product rise करेगा. जैसे ही marginal product becomes equal to average product, at that point average product is at its maximum. ठीक है, they are saying कि
जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है, ठीक है, दिस वन इज़ एवरेज प्रोडक्ट का, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक इससे ज़्यादा है तब तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे बस उसी पॉइंट तक एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। इसके बाद हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो क्या करने लगेगा, फॉल करने लगेगा। आफ्टर दिस पॉइंट क्या है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा रहेगा। ये किस वजह से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो है वो भी अकाउंट हो रहा है, ठीक है। ये जो फिक्स्ड फैक्टर है हमारा बीच में, इसी की वजह से एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा रहने लगेगा। When MP is less than AP, AP falls. Both AP and MP fall, but MP becomes negative and AP remains positive. किसकी वजह से, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर रहेगा यहाँ पे जो कभी भी AP को नेगेटिव नहीं होने देगा। Now this was about short run. लॉन्ग रन में जब हम देखते हैं तो तब हम कौन सा लॉ पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं। रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं करता है ऑपरेट, बट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट करता है। इट डिफाइंस हाउ आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर्स, कि हम अपनी आउटपुट को कितना इंक्रीज और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्रीज करके। व्हाट इज द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट सेज द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन देयर आर प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द इनपुट द आउटपुट ऑल्सो चेंजेस। लॉ क्या स्टेट करता है कि जब हम प्रोपोर्शनेट चेंज करते हैं इनपुट में, जब आप इनपुट को बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इट हैज़ 3 कैटेगरीज। अगेन जैसे उसमें थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, इसमें क्या है, उसमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स था, इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, और फिर इसमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। एक एक करके समझते हैं। The first stage is increasing returns to scale. When a proportional increase in all input results in an increase in output by more than proportion. तो कहने का मतलब है कि जब आप सारे के सारे इनपुट्स, लेस्ट से सारे के सारे इनपुट्स हैं उसमें अगर आप 20% इंक्रीज करोगे, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका आउटपुट है, आउटपुट में आपको 40% इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, देन दिस वुड बी द स्टेज ऑफ योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट है, इट इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। थोड़ा सा इनपुट आपने इंक्रीज किया, उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर कॉज्ड ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये किस बेनिफिट की वजह से होता है, जो बेनिफिट है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बी डिफाइंड एज रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट अकर्स एज अ बिजनेस इंक्रीजेज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है ना, इसके बेनिफिट की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अब मान लो आप एक स्मॉल स्केल पे जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप एक बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो स्मॉल स्केल पे जब आप प्रोडक्शन करोगे ना, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो होती है ना वो ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करोगे। क्यों, लेट्स से अगर आप एक होम बेकर हो, ठीक है, और एक साइड पे आपके पास बेकरी का बड़ा यूनिट है। अब एज अ होम बेकर जब आप बेक कर रहे हो तो हो सकता है कि जब आप केक बेक करो तो आप अपने ओवन में एक केक बेक करोगे, फिर आप दूसरा केक बेक करोगे, तीसरा बेक करोगे, तो आपकी जो कंजम्पशन होगी ना इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब एक बेकर कंपेयर करेगा तो वो एक ही बार में अपने ओवन में 30-40 केक जो है वो बेक कर देगा। तो वहाँ पे उसको किसका फ़ायदा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, क्योंकि वहाँ पे उसकी यूनिट जो है वो लार्ज है, जो उसके इनपुट हैं वो ज़्यादा वो वहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। नाउ इंटरनल देर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। जो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है दैट इज़ बिकॉज जब भी आपकी जो एवरेज कॉस्ट है ना वो रिड्यूस होगी, लेकिन किसकी वजह से, जब आप अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लाओगे, अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लाओगे, आप बेटर चेंजेस लाओगे, उसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, तो वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। लेकिन जब क्या होता है, इसकी वजह से बेसिकली जो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है ना, तो जो फर्म यहाँ पे चेंज ला रही है खाली उसी फर्म को यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट होता है इसका। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखते हैं ना, तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है इसका, सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस को नहीं होता। और ये यूजुअली एक इंडस्ट्री जो है
खुद चेंजेस नहीं लाती है, ये उस एरिया में चेंजेस हुए होते हैं, या फिर आपकी ह्यूमन कैपिटल में, या फिर पूरी के पूरी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, बेटर टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर लोगे ना, फॉरेन से कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो उसकी वजह से सारी कंपनीज़ को बेनिफिट मिल रहा है, या फिर स्कूल्स में नया स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जब वो सारा जो हमारा ह्यूमन लेबर है जब वो जाके इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, तो सिंस इंडस्ट्रीज़ को मोर स्किल्ड लेबर मिलती है तो उसकी वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। नाउ देयर आर टेक्निकल इकोनॉमीज, जो टेक्निकल इंप्रूवमेंट है उसकी वजह से परचेजिंग इकोनॉमीज़ की, आप लार्ज स्केल पे जब परचेज कर रहे हो ना, होल सेल रेट पे आप ले रहे हो, ज़्यादा करते हो, तो आपको वो उसकी कॉस्ट जो है कम पड़ जाती है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ जिनका क्रेडिट स्कोर बेटर होता है, ठीक है, उनको थोड़ा सा लेसर रेट पे मिल जाता है, ठीक है। मैनेजरल इकोनॉमीज़, यहाँ पे आप मैनेजमेंट जितनी अच्छी कर पा रहे हो उतना आप एवरेज कॉस्ट अपना जो है रिड्यूस कर दोगे। या मार्केटिंग इकोनॉमीज़, आप जितनी अच्छी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो है वो उतना ही ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगेन एजुकेशनल इकोनॉमी, सप्लायर इकोनॉमीज और फाइनेंशियल इकोनॉमीज ही। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा फाइनेंशियल ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से मान लो देयर इज़ सम प्लेस जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है, किसी एक पर्टिकुलर लेदर इंडस्ट्री है, तो आप देखोगे कि उस जगह के आसपास ना वो सारी जो रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट लेदर इंडस्ट्री को चाहिए ना, वो सारी वहाँ पे साथ में बन जाएंगी, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए और इजी हो जाएगा सबके लिए। तो दैट इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टेज। दूसरा आता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इस वाले स्टेज में अगर आप क्या करते हो, अपने सारे के सारे इनपुट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हो एक प्रपोर्शन में, तो जितना आप प्रपोर्शन इंक्रीज कर रहे हो इनपुट का, भाई उतनी ही परसेंटेज आपकी आउटपुट जो है उसमें भी चेंज आएगा। दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। द थर्ड वन is decreasing returns to scale. When a proportionate change in all inputs results in an increase in output by less than the proportion. इस स्टेज में अब मान लो आप सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उनको इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है, इट वुड बी लेस देन दैट इन इनपुट में आप ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो लेकिन आउटपुट आपकी कम इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये किसकी वजह से होता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे आप क्राउडिंग कर रहे हो। अब आपको उस चीज़ के जो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट इनिशियली मिल रहा था कि आपकी यूनिट बड़ी है उसकी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है अगेन आपकी नए इसकी इनपुट्स की होगी, एडिशनल इनपुट्स की होगी, वो ज़ीरो होगी, डिक्लाइनिंग होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें मिलेंगे। डिस इकोनॉमीज ऑफ scale refers to those factors that cause higher cost per unit of output when the scale of an organization continues to increase. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बियॉन्ड अगर आप अपने इनपुट्स जो है वो इंक्रीज करोगे भी तो उसका आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनफैक्ट हो सकता है उसको आपको नुकसान ही मिले। देन दिस ऑल्सो हैज़ इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, ठीक है। इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आप देख सकते हो जैसे इंक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल इशू, जैसे कोऑर्डिनेशन इशू हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा अगर लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो तो उनको कोऑर्डिनेशन इशू होगा जिसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन इशू हो रहा है लोगों के बीच में, ठीक है। या फिर उसके बाद आपको मोटिवेशनल इशू भी आ रहा है। अब सब इतने सारे लोग जो हैं सेम जगह पे बैठे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटिंग काम हो रहा है, कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सबको लग रहा है कि यार सेम ही चीज़ तो कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, सो थिंग्स लाइक दैट। तो उसकी वजह से आपको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने लग जाती हैं क्योंकि ये अपना जो है ऑप्टिमम लेवल है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेट्स से ओवर क्राउडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया। एक इंडस्ट्रियल एरिया में ओवर क्राउडिंग होगी तो अब यहाँ पे क्या है, डिमांड जो है वो ज़्यादा है रॉ मटेरियल्स की, तो उसकी वजह से प्राइजेस जो है इंक्रीज हो जाएंगे और उसका जो लॉस है वो सारी की सारी फर्म्स को होगा क्योंकि यहाँ पे इनका जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिसोर्सेज, या फिर किसी जो रिसोर्स है, कोई रॉ मटेरियल है, उसका ड्यू टू सर्टेन रीजंस खुद से ही जो इनपुट है उसी का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से भी आपका जो एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट वुड बी पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है।
सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट में हम कुछ टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, जैसे द फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव मोनोपोली, वी हैव ओलिगोपोली एंड वी ऑल्सो, इम्परफेक्ट में हमारे पास मोनोपोली और ओलिगोपोली है, और परफेक्ट कंपटीशन जो है हमारा एक यहाँ पे आ गई हमारी ओलिगोपोली। ये तीन हमें पढ़नी है। वैसे तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है हमारा, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इन द सिलेबस, इट शुड बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन और फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारा आ गया मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है। व्हाट इज मार्केट? थक गए हो? मतलब थोड़ा थोड़ा तो मैं भी थक गई हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि ये जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है किसी तरीके से इसको कवर कर लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि यू आर सो टायर्ड, जस्ट पॉज द वीडियो, गो एंड टेक अ ब्रेक, उसके बाद थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर आओ एंड देन लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, ठीक है। मीनवाइल मैं तो कंटिन्यू करूँगी, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने माइंड्स को रिफ़्रेश करो, क्योंकि ये रिलेटिवली एक थोड़ा सा नया टॉपिक भी है, आपको फिर इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट वेयर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एट गिवन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एट गिवन प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट कंपटीशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, और सारे के सेलर्स जो हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रहा है। लेट्स से अगर आप जो है ऑटोमोबाइल की जो होती है ना, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसकी मार्केट में चले जाते हो, तो वहाँ पे सारे के सारे शॉप्स पे सेम तरीके की चीज़ें जो हैं वो सेल हो रही होंगी, और वहाँ पे जो प्राइजेस होंगे ना, वो जो शॉपकीपर्स होंगे वो अपने हिसाब से प्राइस सेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक शॉपकीपर अपने हिसाब से प्राइस सेट करेगा तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हो सकती है। लेट्स से अगर एक शॉपकीपर प्राइस कम करने की कोशिश करेगा तो सारे शॉपकीपर साथ में प्राइजेस कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अगर एक कम करेगा तो सारे बायर्स उसके पास आएंगे। जैसे ही बायर्स उसके पास आएंगे तो बाकी लोगों को एहसास होगा कि अच्छा इसने प्राइस कम किया है इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो सब लोग प्राइस कम कर देंगे, तो उसकी वजह से सबका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे जो प्राइस मार्केट में सेट होता है उसी सेम प्राइस पे जो है गुड सेल होते हैं। ऑल्सो आपने देखा होगा, अगर कभी आप मार्केट पे में जाते हो एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी जो कार्ट्स होते हैं वो फ्रूट सेल कर रहे होते हैं, तो जनरली आप देखोगे कि उन सब ने अपना प्राइस जो होता है वो सेम रखा होता है, कि उनको पता है कि अगर एक बंदा भी कम प्राइस देगा तो सब लोग जो हैं वो अपना प्राइस रिड्यूस कर लेंगे। दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो रहा होता है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स भी लार्ज नंबर होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, दैट मीन्स दे आर सेलिंग सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। देन देर इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अगर किसी को लगता है कि मुझे भी इस मार्केट में जो है वो काम करना है, दे आर फ्री टू एंटर, एंड अगर किसी को लग रहा है कि यार अब मुझे नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे वो। देखो, दिस फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो है ना, इट ऑल्सो समहाउ लीड्स टू दिस मार्केट जहाँ पे प्राइजेस जो है वो यूनिफॉर्म रहते हैं, ठीक है। किस तरीके से? लेट्स सी अगर प्राइजेस जो है वहाँ पे बढ़ रहे हैं किसी चीज़ के, ठीक है, तो जो दूसरे लोग होंगे जो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे वो भी सोचेंगे कि हमें इसी बिजनेस में काम करना चाहिए, तो वो उस बिजनेस में काम करके सप्लाई बढ़ा देंगे। तो जब सप्लाई डिमांड से बढ़ जाएगी तो उस चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो हो रहा था वो वापस से यहाँ पे कम हो जाएगा। अब लेट्स से अगर प्राइजेस जो है कम हो गए हैं किसी स्टेज में आके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे जो सेलर्स होंगे वो एग्जिट कर देंगे मार्केट, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। तो फिर उसके बाद जो बचेंगे तो अब सप्लाई वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जैसे ही सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस वापस से ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से मार्केट में बैलेंस जो है वो बना रहता है बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट।
नाउ एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना वहाँ पे कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट नहीं की जाती है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट कॉस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना आप, ये आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में तो नहीं लग रही है ना, आप सिर्फ अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए ये जो है एडवर्टीजमेंट पे अपनी जो एक्सपेंडिचर है वो करते हो। यहाँ पे एब्सेंस होती है सेलिंग कॉस्ट की। ऑल्सो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वी एज्यूम दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो नहीं लगती है आपके ऊपर। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। जो भी फर्म वहाँ पे प्राइस जो भी फर्म होगी ना, जो भी सेलर होगा वो प्राइस टेकर होगा, जो ऑलरेडी प्राइस सेट किया गया होगा इंडस्ट्री ने, उसको उसी प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपका प्राइस होगा वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी होगा और वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी होगा। तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाए जा सकते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म इज अ प्राइस टेकर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? जो आपको टोटल लास्ट में जो भी आपके पास क्वांटिटी है, ठीक है, किसी भी आउटपुट की, उसको आप सेल करते हो, उसके बाद आपको टोटल उससे कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है? रेवेन्यू है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम। आपने कितनी इनकम जनरेट की है फ्रॉम सेलिंग ऑल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। जितनी भी आपके पास कमोडिटी है उन सारी की सारी कमोडिटी की यूनिट्स को सेल करने के बाद आपकी टोटल इनकम कितनी बन रही है वो हमें बताती है कि आपका रेवेन्यू कितना होगा। इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, अगर जितनी आपकी टोटल कॉस्ट आई है, जितनी आपकी टोटल लागत आई है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उससे अगर आपका रेवेन्यू जो है, जो आपको इनकम मिली है वो ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट। लेकिन अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट है, जितना पैसा आपका लगा है उस चीज़ को बनाने में, अगर आपका जो रेवेन्यू है वो उससे कम आएगा तो उसकी वजह से आपको क्या होगा? लॉस होगा। Now what is average revenue? Average revenue is the revenue generated per unit of quantity sold, ठीक है। तो जितना मतलब ये क्या है? एवरेज है एक किस्म से आपकी, कि मान लो अगर आपकी 100 यूनिट्स थी, ठीक है, उसके बाद आपने इनको सेल करके अगर लेट्स से 10,000 रुपीज़ बनाया तो 10,000 अपॉन 100 आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगेन एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो एवरेज रेवेन्यू होता है इट इज इक्वल टू प्राइस एंड इट इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा यहाँ पे? इट इज़ द एडिशनल यूनिट ऑफ रेवेन्यू जो आपको मिलेगा फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल क्वांटिटी ऑफ जो आपका आउटपुट है, प्रोडक्ट है आपका, वो भी यहाँ पे सेम रहेगा। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। से आपका जब फर्स्ट क्वांटिटी थी, ठीक है, उसका आपका प्राइस 5 रहा है। सिंस यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या हो? प्राइस टेकर हो। आप अपने हिसाब से प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हो परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। कोई भी सेलर जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है, और कोई भी बायर जो है वो भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। प्राइस सेम है, ठीक है। आपने जब फर्स्ट क्वांटिटी भेजी तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 5 × 1, आपका टोटल रेवेन्यू रहा 5 और यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना आ रहा है? 5 है। नाउ लेट्स से आपने 2 क्वांटिटी सेल की तो आपका प्राइस यहाँ पे था 5 × 2 10 रहा है। लेकिन आप देखो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो सेकंड क्वांटिटी पे रहा है वो कितना है? 5 ही है। नाउ थर्ड आप जब यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, नाउ अगेन प्राइस इज 5 × 3 15, तो यहाँ पे भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या रह रहा है? 5 ही रह रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स से एवरेज रेवेन्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेवेन्यू इज 25 अपॉन 5, तो 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू भी हर जगह कितना रहने वाला है? आपका एवरेज रेवेन्यू 5 रहने वाला है। सो प्राइस इज इक्वल टू 5, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 5 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 5। इट इज़ वेरी एविडेंट कि आपका प्राइस जो है वो इक्वल रहता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। सो डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या रहेगा? परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स
already studied. Selling homogeneous product and prices are fixed in this market. Therefore, each firm is a price taker क्योंकि prices already fixed होते हैं. And it faces perfectly elastic demand. तो perfect competition में आपको याद रखना है कि perfect competition में जो firm होती है वो price taker होती है और यहाँ पे price equal to average revenue is equal to marginal revenue और यहाँ पे जो demand curve होता है वो perfectly elastic होता है parallel to x axis. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड मार्केट कंडीशन जो है हमारी मोनोपोली मार्केट. सो मोनोपोली, व्हाट इज मोनोपोली? मोनो मीन्स वन. सो मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर वी हैव ओनली वन सेलर. यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास खाली वन सेलर होता है. ठीक है. देयर इज वन मोर मार्केट फॉर्म जिसको मोनोप्सोनी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स तो बहुत सारे होते हैं. ठीक है. लेकिन बायर जो होता है ना वो एक ही होता है. इनको अपनी सारी की सारी सर्विसेज एक ही इंसान को दे रहे होते हैं बहुत सारे सेलर्स. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है. रिमेंबर मोनोप्सोनी, मोनोपोली इज डिफरेंट देन मोनोप्सोनी. मोनोपोली में आपके पास एक सेलर है, बहुत सारे बायर हैं. लेकिन मोनोप्सोनी में आपके पास एक ही बायर है और सेलर बहुत सारे हैं. Remember this, monopoly and monopsony. Monopoly refers to a market situation where we have only one seller selling products with no close substitute and there are large number of buyers. Buyers बहुत सारे होते हैं. जो प्रोडक्ट एक मोनोपोलिस्ट बेच रहा होता है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट जो है आपको नहीं मिलेगा. नाउ व्हाई डज मोनोपोली अराइज? ठीक है. या तो जो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग होती है उसकी वजह से मोनोपोली अराइज हो जाती है, या फिर अगर किसी के पास जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ही पूरे का पूरा कंट्रोल है तो उसकी वजह से भी जो है मोनोपोली हो जाती है. कार्टेल से समथिंग जो हम ओलिगोपोली में पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. देन पेटेंट राइट्स अगर कहीं पे होते हैं किसी के पास तो उसकी वजह से भी मोनोपोली होती है. नाउ लेट्स से किसी ने कुछ नया इन्वेंशन किया है. सो जो उसकी कंट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको ज़्यादा हमें एनकरेजमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं कि उस चीज़ पे उसको पेटेंट राइट मिलता है कि नाउ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और 20 ईयर्स कोई भी और जो फर्म है वो इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कॉपी करके प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी. सो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर जो भी उसका इन्वेंटर होता है उसके पास उसका पेटेंट राइट मिल रहता है तो वो भी वहाँ पे मोनोपोलिस्ट हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोली? देयर इज अ सिंगल सेलर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. There are no close substitute of the commodity which the monopolist is selling. Under monopoly, firm is price maker. Remember perfect competition में हमने पढ़ा था कि under perfect competition the firm is price taker. जो भी प्राइस सेट होगा वही प्राइस उनको लेना पड़ेगा. बट अंडर मोनोपोली फर्म इज प्राइस मेकर. वो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं, जो उनको ठीक लगेगा वही प्राइस सेट करेंगे. देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट. सिंस एक ही सेलर है यहाँ पे तो अब एंट्री तो हो नहीं सकती है और लोगों की, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री पे. ठीक है. और एग्जिट क्यों ही करेगा कोई जिसके पास सारे का सारा कंट्रोल है? अगर मार्केट कंट्रोल, देन व्हाई वुड दैट पर्सन वांट टू एग्जिट? देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. एज अ रिजल्ट अ मोनोपोली फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस इन द लॉन्ग रन. तो यहाँ पे अगर लॉस होगा तो भी एक ही बंदे को होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो भी किसको होगा? मोनोपोलिस्ट को होगा. परफेक्ट कंपटीशन में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल सकता है बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोनोपोलिस्ट. मोनोपोलिस्ट क्या करता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है. मोनोपोलिस्ट के पास ये पावर होती है कि वो अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसा चार्ज करे ड्यू टू एनी रीजंस. ठीक है. डिफरेंट रीजंस. अ मोनोपोलिस्ट may charge different prices for his product from different set of customers at the same time. सेम टाइम पे वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस जो है चार्ज कर सकते हैं अपनी सेम सर्विस या प्रोडक्ट के लिए. ठीक है. जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक तो हो गया पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. कि कोई मोनोपोलिस्ट है, उस अपने पर्सनल रीजन से उसके में भी वो जो है जो लोग जो है लेस एडवांटेज्ड हैं सोसाइटी में, उनको वो इंसेंटिव दे रहा है कि मैं आपको बेटर जो है लोअर प्राइजेस पे अपना प्रोडक्ट सेल करूंगा. ऑन द अदर हैंड जनरल लोगों के लिए द प्राइजेस आर हायर. देन देयर इज प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे, लेट्स से सिटीज़ में जो है मॉल्स
कॉमर्स में आपने देखा होगा कि सेम चीज़ जो है उसका प्राइस आपको रिलेटिवली हायर पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, सो दिस इज कॉल्ड प्राइस प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। देन देयर इज यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी गवर्नमेंट की मोनोपोली रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ द ओनली एंटिटी विच इज़ सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो आप इलेक्ट्रिसिटी का अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपने देखा होगा कि देर इज़ अ लिमिट, अगर आप इतने यूनिट्स मंथली यूज़ कर रहे हो तो आपको इस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज करेंगे। बट अगर आप अपना जो कंजम्पशन है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स है, उसको इंक्रीज़ कर देते हो तो फिर आपका जो टोटल रेट है, ठीक है, जो आपको देना पड़ेगा वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो दैट इज़ यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Okay, so same product is sold to different customers at different prices, so that is personal price discrimination. Same product is sold at different prices at different places. गांव में उसका प्राइस अलग दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो क्या है, कम है। ऑन द अदर हैंड सिटीज़ में आप ज़्यादा दे रहे हो, आपको पता है कि वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी ज़्यादा रहती है। देन यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। Then how is the demand curve under monopoly? The demand curve under monopoly will be sloping downwards. तो ये कैसा होता है, इस तरीके से होता है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। सो दिस वुड बी द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। इन इम्परफेक्ट मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। Average revenue and marginal revenue both fall, but marginal revenue falls faster than average revenue. That means average revenue is greater than marginal revenue. जैसे हमने देखो यहाँ पे बोथ हमारा average revenue भी कम हो रहा है और marginal revenue भी कम हो रहा है, लेकिन जो rate of fall है in marginal revenue वो ज़्यादा है as compared to average revenue, और इसीलिए average revenue हर point पे marginal revenue से ऊपर है, ठीक है। नाउ कम्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। थर्ड हमारी मार्केट कॉम्पिटिशन कौन सी है, फोर्थ इनफैक्ट वी ऑल्सो रेड ना मोनोप्सनी, उसका उतना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चंस नहीं आते, बट मैंने देखा है कि लास्ट कुछ टाइम से कई सारे एग्जाम्स में मोनोप्सनी से भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है। ऑल्दो जो हमारी ओल्डर टाइम्स की जो बुक्स है उसमें मोनोप्सनी जो है उतने अच्छे तरीके से नहीं दिया, जैसे 11th-12th की जो हमारी रेफरेंस बुक्स होती थी तब हमने मोनोप्सनी जो है वो नहीं पढ़ा था। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोज बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से किस तरीके से डिफरेंट है, यहाँ पे भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दे माइट बी सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा इनमें जो है वो डिफरेंस रखते हैं, मान लो ब्रांड्स का डिफरेंस होगा, ठीक है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे रहता है, थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, वो किस बेसिस पे होती है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेम थिंग एज परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट रहती है। नाउ सेलिंग कॉस्ट जो है ना यहाँ पे, वहाँ परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि एब्सेंस होती है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट रहती है। मतलब आपको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए जो है उस पर खर्चा करना पड़ेगा, आप सेलेब्स को अपने प्रोडक्ट जो है भेजोगे, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट भेजोगे प्रमोशन के लिए। नाउ देयर इज़ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग डिमांड सप्लाई प्राइस जो है, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ एक फर्म्स जो होती हैं वो बेनिफिट ले लेती हैं। अब जो प्राइसिंग डिसीजन होता है अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, हमने देखा कि जो प्राइसिंग डिसीजन होता है मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है, ठीक है, मोनोपोली में क्या है, पूरे का पूरा डिसीजन जो प्राइसिंग डिसीजन होता है वो पूरे का पूरा सेलर पे रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइसिंग डिसीजन है वो वहाँ पे फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पावर जो है वो रहती है फर्म के पास, सेलर के पास, कि वो थोड़ा बहुत अपना प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नाइदर अ प्राइस टेकर, ना ही ये प्राइस टेकर होते हैं ना ही ये प्राइस मेकर होते हैं। हाउएवर बाय प्रोड्यूसिंग यूनिक प्रोडक्ट ईच फर्म हैज़ अ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, तो ये कुछ ना कुछ जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन।
नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मार्केट इज ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली क्या होती है? ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ ही फर्म्स होती हैं, लेट्स से 5-6 फर्म्स होंगी और वो प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी। इस मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री पे और एग्जिट पे, ठीक है, सेम लाइक मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली में एक सेलर होता है, यहाँ पे कुछ सम सेलर्स होते हैं, ठीक है, फ्यू सेलर्स, 5-6 सेलर्स होंगे। सो ओलिगोपोली 2 तरीके की होती है, ठीक है। वन टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड द अदर टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। जो हमारी कोल्यूसिव ओलिगोपोली है, इन कोल्यूसिव ओलिगोपोली द फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर। यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है ना, उसमें जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और इस मसले में भी कोऑपरेट करती है कि ये वाली फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और ये वाली फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आउटपुट आप जितना प्रोड्यूस करते हो उसी के हिसाब से आपका कितना रेवेन्यू है वो डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। किसके बेसिस पे होता है? सेलिंग प्राइस के बेसिस पे आपका यहाँ पे कंपटीशन होता है, ठीक है। अगेन आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट है वो क्या होती है? एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एड्स, ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपना कंपटीशन जो है वो करते हो। नाउ देयर इज नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। इफ द फर्म इज एन ओलिगोपोली मार्केट कम्पीट्स विद ईच अदर। अब अगर ये एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाएंगे प्राइस में, आउटपुट में, देन दैट इज नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। सिंपली कोल्यूसिव ओलिगोपोली में वो एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। जैसे अगर आप कार्स की मार्केट को देखोगे, ठीक है, अगर एक मॉडल कोई एक जो है कंपनी ला रही है तो दूसरी कंपनी क्या करती है, उससे थोड़े से कम प्राइस में वैसे ही फीचर का दूसरा जो है प्रोडक्ट लाती है। जैसे इसका एक हम अगर देखेंगे एग्जाम्पल, तो हमने देखा था जैसे थार लाई थी महिंद्रा ने और फिर उसी का एक तरीके से दूसरा मॉडल निकाला मारुति ने, विच वॉज जिमनी। सो बोथ लुक अलाइक। अब जो लोग बोलेंगे कि हम थार शायद नहीं भी लेंगे तो दे विल टेक जिमनी, थिंकिंग कि दे आर बोथ लुक अलाइक। So this is just one example. Then there is pure perfect oligopoly. If the firm produces homogeneous product, then it is known as perfect or pure oligopoly. Let's say oil cartel है अगर कोई, ठीक है, so oligopoly market है किसकी? ऑयल की, ठीक है। देन दैट इज प्योर परफेक्ट ओलिगोपोली, क्योंकि सारी की सारी फर्म्स जो हैं वो सेम तरीके का क्रूड ऑयल बेच रही हैं। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, इफ द फर्म प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देन इट इज नोन एज इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। अगर जो ओलिगोपोली में डिफरेंट फर्म्स है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड हैं तो वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो जाएगी। अब हम फीचर्स देख लेते हैं ओलिगोपोली की। सबसे पहले तो ओलिगोपोली में कुछ एक फर्म्स रहती हैं, फ्यू फर्म्स रहती हैं, ठीक है। उसके बाद ओलिगोपोली में जितनी भी फर्म्स होती हैं वो क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि जो अगर मान लो एक फर्म है वो अगर अपना प्राइस डिसीजन जो है वो चेंज करती है, अपना प्राइस लोअर करती है, तो दूसरी फर्म को भी अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो अपना प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगी तो उनकी सेल्स इन्फ्लुएंस होंगी, ठीक है। इसलिए एक अब दूसरे के डिसीजन पे क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। अंडर ओलिगोपोली फर्म्स आर इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस बट दे ट्राई टू अवॉइड प्राइस कॉम्पिटिशन, देयरफॉर दे विल फॉलो पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी। देखो ओलिगोपोली में फर्म्स इस पोजीशन में होती है कि वो अपना प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करें, लेकिन वो क्या करते हैं कि प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस कंपटीशन में वो चलेंगे तो अल्टीमेटली सबको नुकसान होगा, उसकी वजह से सबका रेवेन्यू कम होगा। लेट्स से अगर एक फर्म है वो अपना प्राइस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ओलिगोपोली में लेट्स से 6 फर्म्स है, ठीक है। इन 6 फर्म्स में से एक फर्म जो है वो अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन बाकी सारी फर्म्स का प्राइस क्या है, उतना ही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जिसका प्राइस ज़्यादा है उसकी सेल्स गिर जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेटली 6th वाले को भी अपना प्राइस डिक्रीज ही करना पड़ेगा। लेट्स से कि अब ये वाली फर्म जो है वो अपना प्राइस डिक्रीज कर देती है इंक्रीज करने के बदले, तो अब एज अ रिजल्ट ये सारी फर्म्स भी क्या करेंगी, अपना प्राइस रिड्यूस करेगी। तो उसकी वजह से 6 के 6 लोगों की सेल्स जो है, सेल्स तो उतनी रहेंगी क्योंकि अब यही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी सप्लाई इनके पास है।
लेकिन रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये लोग पॉलिसी फॉलो करते हैं प्राइस रिजिडिटी की, और इसीलिए ओलिगोपोली में जो हमारा डिमांड कर्व होता है इट इज़ किंग्ड, कि यहाँ पे ये प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं, ये ज़्यादा प्राइस में चेंजेस नहीं लाते हैं, और ये ट्राई करते हैं कि हम बाकी पॉलिसीज़ को यूज़ करके अपनी जो सेल्स हैं उनको इंक्रीज करें। प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस चेंज जो है ओलिगोपोली में देखने को नहीं मिलते हैं। प्राइस रिजिडिटी रेफर्स टू अ पोजिशन और अ सिचुएशन इन विच प्राइसेस स्टे फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि अगर ये प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो सारे के सारे ओलिगोपोली में जो फर्म्स हैं उन सबका नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे ये दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट, बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स एक्सेट्रा टू कम्पीट विद ईच अदर। बैरियर रहता है यहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट में, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट का यहाँ पे यूज़ होता है, एडवर्टीजमेंट करते हैं ये, ठीक है, एंड प्रमोशनल एड्स करते हैं, ऑल दोज थिंग्स। इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व रहता है, यहाँ पे इनका जो डिमांड कर्व है वो क्या रहता है, इनडिटरमाइंड रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी रहती है। अंडर ओलिगोपोली द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ अ प्रोड्यूसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड सर्टेनली। दे डू नॉट नो कि अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो लेट्स से प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो दूसरे वाले वो कितने परसेंटेज से प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर दे, या फिर वो भी इंक्रीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। दे डू नॉट नो व्हाट देयर कॉम्पिटिटर्स आर गोइंग टू डू। द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ओलिगोपोलिस्ट इज इनडिटरमाइंड। इसलिए कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन आए कि इन विच मार्केट फॉर्म द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज इनडिटरमाइंड, यू हैव टू रिमेंबर इट इज इन ओलिगोपोली, ठीक है। शेप ऑफ डिमांड कर्व, इन केस ऑफ प्राइस रिजिडिटी डिमांड कर्व विल बी किंक्ड डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो किंक्ड डिमांड होता है। जो इसका अपर पोर्शन होता है इट इज यूजुअली हाईली इलास्टिक। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करेंगे, ठीक है, अपर पोर्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, और जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे लेस इलास्टिक इनका डिमांड कर्व, इसलिए दोनों में ऑपरेशन करना जो है वो नुकसानदेह होगा। इसलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व रहता है वो यूजुअली जो प्राइस है इनका वो सेंटर में थोड़ा सा किंक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होती है। वॉट एवर बी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। That has a bend at the prevailing prices, showing that firms expect different reactions from rivals to price increase and price decrease. Now, duopoly is a market structure where there are only two firms which dominate the entire market. पूरी की पूरी मार्केट में दो ही सेलर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स आर ओनली टू सेलर्स, यहाँ पे भी प्राइस रिजिडिटी रहती है, और दोनों के दोनों सेलर्स जो हैं इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे, और डिमांड कर्व अंडर डुओपोली इज ऑल्सो इनडिटरमाइंड। इसी के साथ आज का जो हमारा मैराथन सेशन था वो मैं ख़त्म करती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक और लास्ट टॉपिक रह गया है, और आई वांट कि उस वाले टॉपिक को मैं मैराथन में ना पढ़ाऊँ, इनफैक्ट उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ। सो आई विल कवर दैट in separate video. Thank you so much. With this we cover our entire microeconomics marathon. I hope you enjoyed this session. Thank you so much. Please subscribe and share it with your friends. Thank you.